नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की और चर्चा करते हैं आज के इस सेशन में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास, जिसका एक पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया है और आज अपन जो है वो बीकानेर के राठौड़ वंश के इतिहास को पूर्ण करने वाले हैं। तो आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? जगदीश जी कैसे हैं? महेंद्र सिंह जी, आप पिंकी स्वागत आपका। पुष्पेंद्र जी, कमलेश स्वागत आपका। अलका जी स्वागत आपका। बसंती मीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। असलम खान, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? राजेश जी कैसे हैं आप? फारूक हुसैन कैसे हैं आप? ममता स्वामी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दयाली जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। सुनील जी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आइए इसी के साथ कुछ और बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। परिनाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? देखिए, अगर आपके पास सिलेबस का प्रिंट है तो आप उसमें देखेंगे तो हमने जो है वो रीट का बहुत बड़ा पार्ट जो सिलेबस का है वो कवर कर लिया है और अब अपन जो है वो बिल्कुल सिलेबस के समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रीट लेवल द्वितीय एसएसटी वाले बच्चों का तो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है अपन ने पूरा कवर कर लिया है। थोड़े से टॉपिक बचे हैं जो अगले 10 दिन के टॉपिक हैं जो अपन कवर कर लेंगे। सुरेंद्र जी कैसे हैं आप? तो चलिए, जहां से कल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा विद्वान साथियों, कल हम चर्चा कर रहे थे बीकानेर के राठौड़ वंश की और बीकानेर के राठौड़ वंश के अंदर ये जो है वो आपका 19वां सेशन है राजस्थान इतिहास का। इससे पहले हम 18 सेशन जो है वो कर चुके हैं। अगर वो 18 सेशन आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके जो है वो देख सकते हैं। हर सेशन की अलग अलग जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। और कल हम बीकानेर के राठौड़ वंश की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार बीकानेर की राव बीका ने स्थापना की, इसके बाद राव लूणकरण सिंह, इसके बाद जैतसी और इसके बाद जो है वो कल्याणमल, फिर राय सिंह। और राय सिंह के बारे में हम जो है वो यहाँ पर थे। आज हमें राय सिंह के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि बीका द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग के अवशेषों पर राय सिंह ने 1589 से लेकर 1594 तक जो है एक नया दुर्ग बनाया जिसका नाम जूनागढ़ रखा गया और करमचंद की देखरेख में जो है वो करमचंद पंवार की देखरेख में इस दुर्ग का जो है वो निर्माण हुआ। यहां तक कल हमने जो है वो समझने का प्रयत्न किया था। नोखा से बहुत बहुत स्वागत और हमारे पूरे परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो करें शुरुआत आज के सेशन की। चलिए, इनके दरबार में जो कुछ विद्वान रहा करते थे राय सिंह के, आइए दरबार के विद्वानों की चर्चा करते हैं। दरबारी विद्वान, तो कौन कौन से विद्वान इनके दरबार में रहा करते थे? एक तो नाम आता है, इनके दरबार में रहने वाले विद्वान थे जैता। क्या नाम है? जैता नाम है। और एक विद्वान और आते हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है जय सोम। क्या नाम है? जय सोम। जय सोम इनके दरबारी क्या थे? विद्वान थे। जैता ने किसकी रचना की थी? बताओ कमेंट करके जल्दी से। जैता ने रचना की थी राय सिंह प्रशस्ति की, जो कि जूनागढ़ में लिखी हुई है। जी तमन्ना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप? देखिए, राय सिंह प्रशस्ति के बारे में लिखिए। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राय सिंह प्रशस्ति का जो लेखक है वो कौन है? जैता है। राय सिंह प्रशस्ति कहां लगी हुई है? तो राय सिंह प्रशस्ति जो है वो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो अपने को देखने को मिलेगी। कहां पर मिलेगी ये? जूनागढ़, जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है। दूसरा है जयसोम। जयसोम ने रचना की थी किसकी? करमचंद वंशो
जो जयसोम है उसने किसकी रचना की थी? ये जो कल हमने काव्य पढ़ा था एक, अगर आपको याद आ रहा है यहां पर, जिसमें अ, कर्ण कहा गया था, करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम। ये जो काव्य था करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, इसकी रचना किसने की थी? जयसोम ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें यहां पर एक तो ये बात कही थी कि लूण कर्ण सिंह जो है वो, इनकी तुलना की गई थी किसके साथ? कर्ण के साथ इनकी तुलना की गई थी। तो करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, देखो, करमचंद काव्यम। एक मिनट, थोड़ी सी गलती होगी। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है वो करमचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम की रचना जो की थी वो की थी जयसोम ने। और इसके अंदर इन्होंने राय सिंह को क्या कहा था? राजेंद्र कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा मोस्ट करके लिखना। इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र राजेंद्र कहा गया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? किसने राय सिंह को राजेंद्र कहा? किसने राय सिंह को राजेंद्र कहा? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किसने कहा राय सिंह को राजेंद्र? तो जयसोम ने अपनी पुस्तक काव्य चंद्र वंशोत्कीर्तम काव्यम के अंदर जो है वो राजेंद्र कहा। इसके अलावा राय सिंह ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। तो राय सिंह ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, लिखिएगा। राय सिंह द्वारा रचित पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने जो है वो रचना की? तो इन्होंने जो पुस्तकों की रचना की वो इस प्रकार है। पहली जो इनकी पुस्तक है वो है राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव। दूसरी पुस्तक है इनकी वैदिक वंशावली। वंशावली। तीसरी जो इनकी पुस्तक है उसका नाम है आपका ज्योतिष रत्नमाला। ज्योतिष रत्नमाला। और चौथी जो इनकी पुस्तक है वो है बाल बोधिनी। क्या है? बाल बोधिनी। ये चार पुस्तक है। कोई भी पुस्तक का नाम उठा के आपसे पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक की रचना किसने की थी, इस पुस्तक की रचना किसने की थी। ठीक है, तो आपको इनकी जानकारी रखनी है। ये जो बाल बोधनी है, इस ये ज्योतिष ग्रंथ पर एक टीका लिखी थी इन्होंने। ठीक है, क्या लिखी थी? ज्योतिष ग्रंथों पर इन्होंने एक टीका जो है वो लिखी है इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर चर्चा करते हैं, इसके बाद अगर हम और विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं, देखो इस पुस्तक में इन्होंने जो है वो कुंभा के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी, है ना, शायद मुझे जितना याद आ रहा है। फिर भी और देखेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
टीका क्या होती है? किसी पहले से लिखी हुई पुस्तक के ऊपर अपनी टिप्पणी लिखना। जैसे मान लीजिए आप कोई पुस्तक पढ़ी और आपने उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उस पुस्तक का जो सार है वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिखा, उसे कहते हैं टीका। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे टीका कहते हैं। यानी टीका टिप्पणी वाला ही टीका है यहां पर, है ना, टीका टिप्पणी वाला। देखिए इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने, ये बात हमने कल नहीं लिखी थी क्या? मुंशी देवी प्रसाद वाली वो कहां लिखी थी? यहां लिखी नहीं थी, कल केवल बताई थी मैंने आपको। लिखो लिखो, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने, ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। यह हो गया आपका राय सिंह कंप्लीट। राय सिंह तो यहां का शासक बन गया था। इसका जो भाई था पृथ्वीराज राठौड़, थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में करते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा जो है वो करते हैं। अब इस पे तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, सीट कम कर दी, अब तो बार बार इस पे चर्चा करने का कोई फायदा है नहीं। लिखिए पृथ्वीराज राठौड़। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ को कहां का शासन दिया गया मुगलों के द्वारा? मुगलों ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहां का शासन दिया? बताएं, कोई कमेंट करके बताना चाहता है तो। क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहां का शासन दिया? लिखो, अकबर ने इन्हें गागरोन का किला दिया, यानी गागरोन का इसको शासक बना दिया था। अकबर ने इन्हें गागरोन का किला किया। ठीक है, ये बात मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया है। गागरोन का जब नाम आता है तो हम बीकानेर के बारे में नहीं सोचते। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, बीकानेर के वह कौन से शासक हैं, बीकानेर के वह कौन से शासक हैं जिनको अकबर ने गागरोन का शासक बनाया या गागरोन का किला दिया? तो आप कहोगे जी यह है आपके पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह का छोटा भाई था ये, राय सिंह का छोटा भाई अकबर के दरबार में चला गया था बाल्यकाल में ही, और अकबर के ही दरबार में पूरा जीवन भर ये रहा। बीकानेर का शासक ये कभी नहीं बना। अकबर का ये जो था वो क्या था? अकबर का दरबारी कवि, और अकबर के ये 9 रत्नों में भी शामिल था। कल ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी क्या? कल ये बात मैंने बताई थी क्या आपको? क्या लिखवाई नहीं थी क्या? मुझे याद आ रहा है जैसे कल लिखवा दी। अकबर के दरबार में ये क्या था? कवि था और 9 रत्नों में शामिल था। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं, कल लिखवाया था क्या ये? कल तो लिखवाया तो नहीं है, लिखवाया होता तो यहां लिखा हुआ होता, है ना, बताई थी, है ना, नवरत्न वाली बात। ठीक है, इन्होंने जो है वो यही गागरोन दुर्ग में रहते हुए क्या की रचना? वैली किशन रुक्मिणी रचना की। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैली किशन रुक्मिणी के रचनाकार कौन है? वैली किशन रुक्मिणी
मणिरी। पुस्तक की रचना। और इसी पुस्तक की, इसी वेलिकेशन रुक्मिणी के अंदर ही जो है इन्होंने पाथल और पीथल नाम से जो है वो संवाद किया था महाराणा प्रताप से। और यह जो है वो किस भाषा में लिखी हुई है? वेलिकेशन रुक्मिणी की भाषा अगर पूछेगी आपसे, पूछा जाएगा भाषा, तो डिंगल भाषा याद रखना, डिंगल भाषा। जनरली अगर बीकानेर की भाषा देखे तो वो पिंगल है, लेकिन यहां पर कौन सी, सॉरी डिंगल ही है। तो डिंगल भाषा में लिखी गई थी। और दुर्सा हाडा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। दुर्सा हाडा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5वां वेद किसे कहा जाता है? वेलिकेशन रुक्मिणी को। 19वां वेद किसे कहा जाता है? वेलिकेशन रुक्मिणी को। जेम्स टोड ने इसे 10,000 घोड़ों का बल बताया। जेम्स टोड ने इसमें 10,000 घोड़ों का बल बताया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो कौन आते हैं? इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो लिखो कर्ण सिंह। कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के काल की प्रमुख घटना बता दो। कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के काल की प्रमुख घटना कोई ज्यादा नहीं है, ये भी मुगलों के अधीन ही रहा अपने पूरा लाइफ टाइम तक। और कर्ण सिंह के काल की जो प्रमुख घटना है वो क्या है, ये बता दो जल्दी से। कर्ण सिंह के काल की जो प्रमुख घटना है वो है, एक तो मतीरे की राड़ हुई थी इनके काल में। क्या हुई थी? मतीरे की राड़ हुई थी। और दूसरी, इनको जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई थी। जांगलदर बादशाह की इनको क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह से पहले एक और शासक रह गया है, सूर सिंह। कौन रह गया? सूर सिंह रह गया है। सूर सिंह के काल का कोई महत्वपूर्ण घटना तो है नहीं, इसलिए हमने सूर सिंह को छोड़ दिया है। 1613 से लेकर और 1631 तक किसका शासनकाल रहा है? सूर सिंह का शासनकाल रहा है, लेकिन उनके काल की कोई महत्वपूर्ण घटना जो है वो नहीं थी। टोड अमर था क्या? अमर तो कोई नहीं है, देखो अमर कैसे हो सकता है कोई। तो सूर सिंह को हमने छोड़ दिया है, याद रखना। सूर सिंह को हमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इसके बाद कर्ण सिंह लिखो 1631 से 1669 तक। 1669 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल के अंदर इनको जो है वो, इनको जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। किसने दी थी बताओ? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कर्ण सिंह को, ये क्वेश्चन मोस्ट है, कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की
उपाधि। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बीकानेर के किस शासक को जंगलधर बादशाह की उपाधि प्राप्त थी? तो आपको पता होना चाहिए कर्ण सिंह को प्राप्त थी। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने दी। तो दोनों तरीके से याद हो जाएगा। सूर सागर का निर्माण करवाया था। देखो महत्वपूर्ण घटनाओं पे ही चर्चा कर रहे हैं हम, इसीलिए हमने कर्ण सूर सिंह को छोड़ा है। इसके अलावा जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, साहित्य कल्पद्रुम। क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी एक इन्होंने, पुस्तक जिसकी इसने रचना की थी। क्या नाम था इसका? साहित्य कल्पद्रुम। इस पुस्तक की इन्होंने जो है वो रचना की। इनके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था गंगाधर मैथिली। दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिली। और इस गंगाधर मैथिली ने क्या किया था? कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे थे। कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। काव्य डाकिनी नामक जो है वो ये दो जो रचना है, ये जो है वो किसने की थी? गंगाधर मैथिली ने की थी। तो ये बात आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। बस एक बात और पूछी जा सकती है कि जब औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का जो संघर्ष शुरू हो गया था, सॉरी, जो उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, उसमें इन्होंने औरंगजेब की ओर से जो है वो युद्ध लड़ा था। बस इतनी सी बात याद रख सकते हो। गंगाधर मैथिली के बारे में आपने कहीं नहीं पढ़ा है। यह पुस्तक रही आपकी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राज पेनोरमा है। HD सिंह, चित्रा राव की पुस्तक है। इसको पढ़ लेना, इसमें आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। इसी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पर कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। इसके काल में एक और घटना घटी थी, मतीरे की राड़। मतीरे की राड़, ये आपको पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, जो नागौर और बीकानेर के मध्य ये राड़ हुई थी। अब आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट जो आता है, अगला जो शासक आता है वो आता है अनूप सिंह। कौन आता है? अनूप सिंह आता है अगला शासक। अनूप सिंह महत्वपूर्ण है। अनूप सिंह और गंगा सिंह, ये दो शासक ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनूप सिंह राठौड़। देखिए अनूप सिंह और गंगा सिंह को हमें खास तौर पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान से जो है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं और ये महत्वपूर्ण भी है बीकानेर के शासन राजवंश के अंदर। अनूप सिंह की चर्चा करते हैं तो इनका शासनकाल 1669 से लेकर और 1698 तक था। 1669 टू 1698 तक इनका जो है शासनकाल रहता है। और इनके शासनकाल की अगर प्रमुख घटनाओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो औरंगजेब ने इनको 1669 में मराठों पर जो है वो हमला करने के लिए भेजा, दक्षिण अभियान पे भेजा। और दक्षिण अभियान पर जब ये सफल हो गए तो इनको जो है वो कुछ उपाधियां दी इन्हें। क्या उपाधि दी? माही भरातीव की उपाधि दी, और एक दी थी महाराजा की उपाधि। क्या दी थी? महाराजा की उपाधि थी। 1669 में दक्षिण अभियान में सफल होने पर, दक्षिण अभियान में इनको भेजा गया, मराठों पर इनको जो है वो बीकानेर के शासक को भेजा गया मराठों पर हमला करने के लिए, और ये यहां पर सफल होते हैं। और इनकी सफल होने पर औरंगजेब ने इन्हें दो उपाधियां दी, महाराजा एवं, एक तो महाराजा की उपाधि दी और दूसरी क्या दी? माही मरातीब।
माही मरातीब, माही मरातीब, माही मरातीब और महाराजा, ये दो उपाधियां जो है वो दी गई थी। किसके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दी गई, मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा ये उपाधियां दी गई थी। इसके अलावा जो है इन्होंने कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था। जितने भी कुंभा मेवाड़ के जो शासक थे ना, इनको बड़ा शौक था। ये क्या करते थे, ये जो महत्वपूर्ण चीजें होती थी, पुरानी ऐतिहासिक जो वस्तुएं होती थी, पुरानी जो किताबें होती थी, उनका ये क्या करते थे, संग्रह करते थे, उनको इकट्ठा किया करते थे। ये बड़े ही जो है वो इन चीजों में रुचि रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, कुंभा के जो संगीत ग्रंथ थे उनका संकलन करवाया, उनको जो है एक इकट्ठा करके उनकी एक जो है ग्रंथ जैसा बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेवाड़ के कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन बीकानेर के किस शासक ने करवाया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिखिए आप, कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया। महत्वपूर्ण बात है, याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। इन्होंने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनवाए। बीकानेर में 33 कोटि, लिखो यहां पर कोटि, करोड़ तो होते ही नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते, 33 कोटि होते हैं। तो बीकानेर में 33 कोटि, या कोष्टक में लिख दो करोड़। हालांकि करोड़ इसका अर्थ नहीं है, लेकिन जिसने भी इसका ट्रांसलेट किया उसने कोटि को करोड़ माना, और करोड़ मान के जो है इसको क्या करा, करोड़ नाम दे दिया, जबकि ऐसा है नहीं। तो बीकानेर में 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। 33 कोटि देवी देवताओं की साल कहां पर है, क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको करवाया भी था कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है। तो साल जो है वो मंडोर में है। यहां पर लिखवाऊं क्या नोट लगा के, वैसे तो वहां पे लिखवाया हुआ है लेकिन फिर भी लिख लो, 33 कोटि देवी देवताओं की साल, साल यानी कमरा, साल मंडोर में है, मंडोर में है। इसके अलावा इन्होंने क्या करवाया, हैरम्ब गणपति की मूर्ति जो है वो स्थापित की। इन्होंने जो है वो बहुत सारे, क्योंकि ये जो थे वो किसके शासनकाल में थे, ये जो थे वो औरंगजेब के शासनकाल में थे, और औरंगजेब जो है बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाता है। तो इन्होंने बहुत सारी जो है मूर्तियों को संरक्षण दिया और मूर्तियों को लाके बीकानेर में स्थापित किया। इसमें एक मंदिर है, इसमें एक मूर्ति है हैरम्ब गणपति की मूर्ति। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। हैरम्ब गणपति का मंदिर बनवाया। और ये जो है वो एकमात्र ऐसे गणेश जी है वो जो शेर पे सवार है, शेर पर सवार गणपति। जनरली गणपति जी को जो है चूहे पे सवार दिखाया गया है। किस पे दिखाया गया है, चूहे पे सवार दिखाया गया है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसपे गणेश जी को शेर के ऊपर जो है वो सवार किया है। ठीक है, इसके बाद देखो बीकानेर में इन्होंने अनूप पुस्तकालय बनवाया। बीकानेर में अनूप
पुस्तकालय, अनूप पुस्तकालय बनवाया। और इसमें राजस्थान की जहां जहां से इन्हें जो जो भी डाटा मिला उसको इस पुस्तकालय में संरक्षित करवाया। इन्होंने विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का क्या करवाया, राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया। विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का, विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का इन्होंने क्या करवाया, राजस्थानी में, या विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का विभिन्न राजस्थानी पुस्तकों का विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। इन्होंने गीता का भी जो है राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। गीता का इन्होंने राजस्थानी में अनुवाद करवाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया, तो आनंद राम इनके दरबार में थे। क्या नाम था, आनंद राम ने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, इन्होंने करवाया था ये। इसके अलावा इन्होंने जो है वो क्या करवाए, इन्होंने अनेकों पुस्तकें खुद भी लिखी थी। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने खुद भी लिखी थी, जैसे कि अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि, अनूप अनूपोदय, है ना, ये अनूप सिंह की पुस्तकें थी। तो कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी, आइए चर्चा करते हैं। अनूप सिंह की अनूप सिंह की कौन कौन सी पुस्तक की रचना इन्होंने की थी, लिखिए। इन्होंने जो रचना की थी वो की थी अनूप विवेक की, अनूप विवेक। इन्होंने रचना की थी आपकी पुस्तक काम प्रबोध, काम प्रबोध। इन्होंने रचना की थी पुस्तक जिसका नाम था श्राद्ध प्रयोग, इन्होंने जो है, इसी को चिंतामणि भी कहा जाता है, चिंतामणि। और इन्होंने जो है वो रचना की थी अनूपोदय, अनूपोदय। ये कई पुस्तकों की इन्होंने जो है वो रचना की थी। अनूपोदय जो है वो जयदेव की गीत गोविंद जो है इस पे टीका लिखी थी इन्होंने, जयदेव की गीत गोविंद पे टीका, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, है ना, टिप्पणी है ये गीत गोविंद पर। इनके शासन काल में जो है वो उस्ता कला जो है वो प्रचलित हुई। उस्ता कला, बीकानेर में उस्ता कला का प्रारंभ हुआ इनके शासनकाल में। ठीक है, उस्ता कला का क्या हुआ, प्रारंभ होता है। और ये जो है वो मुख्य कलाकार लाहौर से लेके आए थे। उस्ता कला के मुख्य कलाकार कहां से लेके आए थे, उस्ता कला के मुख्य कलाकार लाहौर से लाए।
उस समय तो लाहौर भारत में ही था, ठीक है। और किसे लेके आए थे ये? अली रजा और रुकनुद्दीन को। अली रजा और रुकनुद्दीन आपको पता है, लिखाने की जरूरत है तो लिख लेना, वरना लिखने की जरूरत नहीं। अली रजा, इनके दरबार में एक विद्वान थे भाव भट्ट, जिन्होंने संगीत अनूप अंकुश नामक एक रचना की, अनूप संगीत विलाज की रचना की, और अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की, है ना। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सूरत सिंह। कौन बनते हैं? सूरत सिंह शासक बनते हैं। सूरत सिंह, देखो, सूरत सिंह। सूरत सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की अगर चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो सूरत सिंह ने जो है 1805 में भटनेर पर अधिकार कर लिया। सूरत सिंह जो थे वो भगवान हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे, यानी भगवान हनुमान जी की ये पूजा अर्चना करते थे। तो मंगलवार के दिन इन्होंने जो है भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया, इसलिए इन्होंने भटनेर का जो नाम है वो क्या रख दिया? हनुमान जी की आराधना करते थे और मंगलवार का दिन था जिस दिन उन्होंने भटनेर पर आक्रमण किया और युद्ध जीता, तो भटनेर का नाम इन्होंने हनुमानगढ़ कर दिया। तो हनुमानगढ़ कब बसा? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हनुमानगढ़ का नामकरण कब हुआ, तो 1805 में सूरत सिंह ने ही किया था। लिखो, 1805 में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया और यह दिन था मंगलवार। मंगलवार के दिन, और भटनेर का नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक और घटना इनके काल की, एक और मुख्य घटना, इन्होंने 1814 में चूरू पर आक्रमण किया। क्या किया? 1814 में चूरू पर आक्रमण किया और चूरू के शासक कौन थे? जल्दी से कमेंट करो, ये तो सब जानते हैं। कौन थे चूरू के शासक जिन्होंने चांदी के गोले दागे थे? बताओ। जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल, चूरू के शासक सियोजी, इन्हें ही क्या कहा जाता था? शिव सिंह भी कहा जाता था। शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे, यानी इनके पास लोहा खत्म हो गया तो चांदी के गोले इन्होंने जो है वो, हाँ, शिव सिंह इसी का नाम है। सयोजी या शिव सिंह दोनों एक ही है, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया। तो सयोजी या शिव सिंह ने जो है वो चांदी के गोले इनके ऊपर जो है वो दागे थे, ठीक है। और सूरत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर, ये थे आपके सूरत सिंह, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक शासक आते हैं रतन सिंह। कौन आते हैं? रतन सिंह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है रतन सिंह से। लिखो, रतन सिंह। रतन सिंह, रतन सिंह जो है
ये है 1839 में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। 1839 में 1839 में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने कन्यावध पे रोक लगाई। 1839 में बीकानेर में कन्या वध पर रोक लगाई। यह इनका महत्वपूर्ण कार्य था। इनके दरबार में एक कवि थे दयाल दास, जिसने जिसने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात लिखी थी। दरबारी दयाल दास ने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात लिखी, और ये जो है वो राजस्थान के अंतिम ख्यात है। क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम ख्यात कौन सी है, तो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। बीकानेर रा लिख दो यहां पर। बीकानेर 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 राठौड़ारी ख्यात। ये जो ख्यात थी राजस्थान की अंतिम ख्यात, ठीक है, राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। और इसको दो भागों में लिखा। पहले भाग में जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास है, और दूसरे भाग में बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है। तो ये डीप ही पढ़ रहे हैं, और कितना डीप पढ़ोगे बताओ? और कितना डीप पढ़ोगे? इससे ज्यादा डीप कुछ बचता ही नहीं है। डीप ही पढ़ा है। मैंने आपको जो राजवंश पढ़ाए हैं ना, वो पूरे डीप ही पढ़ाए हैं। जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं। इसके अलावा आप 6 से लेकर 10 तक की जो हमने हमारा राजस्थान पुस्तक के वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे, उसको आप डीप में पढ़ लेना। ठीक है। विश्वास, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। लिख दो। ये दो भागों में है। दो भाग। प्रथम जोधपुर के शासक का इतिहास है, और सेकंड में बीकानेर के शासक का इतिहास है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? गंगा सिंह शासक बनते हैं। गंगा सिंह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा सिंह को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा भैया। गंगा सिंह है, याद रखना। ये गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। गंगा सिंह जी राठौड़। अगर इन्हें गंगा सिंह जी राठौड़ गए ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान, खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। क्या थे ये? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इनका जो शासन काल रहा वो 1887 से और 1943 तक रहा। 1887 से 1943 तक इनका जो है वो शासन काल रहा है। इनके शासन की अगर प्रमुख घटनाओं की चर्चा करते हैं, तो 1899 में ये चीन में बक्सर विद्रोह को इन्होंने दबाया, और अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि थी। ठीक है।
लिखो 1899 में चीन के अंदर, चीन में या चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाया। बॉक्सर, चीन में किसका के लिखो, चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाया। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में इनको जो है वो क्या मिला, एक उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई इनको? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि किसके पास और थी? गांधी जी के पास थी क्या? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने की। ठीक है, मुख्य बात पहली। दूसरी बात, 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखो, 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई। 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा बनवाई। ठीक है, राजस्थान में पहली बार जनता का प्रतिनिधित्व इन्हीं के शासनकाल में बीकानेर से जो है वो शुरू हुआ, जिसमें बीकानेर ने जो है इस प्रकार का पहला कार्य किया था, है ना। लिख दो, राजस्थान में प्रथम या पहली बार प्रतिनिधित्व, जनता, राजस्थान में प्रथम जनता का प्रतिनिधित्व यहीं से शुरू हुआ। इनके बाद इन्होंने जो है वो और क्या किया, इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में मदन मोहन मालवीय को जो है वो आर्थिक सहायता दी। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में मदन मोहन मालवीय आर्थिक सहायता की। इसके बाद इन्होंने और क्या किया, इसके बाद इन्होंने जो है वो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में इन्होंने भाग लिया, और भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में भाग लिया, और इस पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति। इनको अंग्रेजों ने जो है ना एक प्लेन भी गिफ्ट में दिया होगा। अगर आप कभी जूनागढ़ देखने गए होंगे तो जूनागढ़ के अंदर आपको एक प्लेन दिखेगा, अंदर जाओगे तो प्लेन खड़ा हुआ है, जो अंग्रेजों ने इनको गिफ्ट में दिया था। बहुत सारी इनके पास गाड़ियां भी थी।
लेवल फर्स्ट का एसएसटी आपको अगले महीने करवाएंगे, बस अब दीपावली के बाद शुरू करेंगे। भारत को राष्ट्र संघ में शामिल कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 में गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड ने इन्हें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। ठीक है, 1921 में स्थापित, किसके द्वारा स्थापना की गई थी? 1921 में स्थापित चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी राजकुमार, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे क्या कहा जाता है? नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? लिख लेना यहां पर, स्थापना जेम्स फोर्ड ने की थी, फोर्ड ने। और इस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने ये। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर गंगा सिंह, यानी इनका रुतबा बहुत बड़ा था, याद रखना है ना। भारत में इनका बहुत बड़ा रुतबा था, इतना काम किसी राजा महाराजा ने नहीं किए थे। 1927 में गंग नहर की स्थापना इन्होंने करवाई। बहुत महत्वपूर्ण बात। उन्नीस सौ 27 में गंग नहर की स्थापना। और इस गंग नहर के जो इंजीनियर हैं वो कौन है? कंवर सेन। क्या नाम है उनका? कंवर सेन, इंजीनियर कंवर सेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और गंगा सिंह को और अनूप सिंह को, दोनों को तो आपको हर हालत में याद रखना ही है। गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। इसी कारण इन्हें गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ, भागीरथ कौन आपको पता है क्या? भागीरथ कहा जाता है। कहते हैं कि भागीरथ जो है, उन्होंने गंगा नदी जो भगवान शिव के कुंड से निकलती है, उस गंगा नदी को जो है भागीरथ जो है वो धरती पे लेके आए थे, है ना। गंगा नदी को लाने वाले कौन थे? भागीरथ थे। तो इसीलिए गंगा सिंह को भी राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है ना। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को। इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, है ना। पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को, और फिर तीसरा 1932 को। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था। इसके अलावा इन्होंने देशनोक, जो अपना मंदिर है ना देशनोक करणी माता वाला, इसका जो आगे का जो दरवाजा वगैरह है ना वो इन्होंने ही बनाया था। तो देशनोक के वर्तमान स्वरूप को इन्होंने बनाया। रामदेवरा जो जैसलमेर में है उसके भी वर्तमान स्वरूप को इन्होंने बनाया। और गोगामेड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो भी इन्होंने ही दिया था। तो लिख दो आप यहां पर, तीनों बातें लिख देते हैं। देशनोक करणी माता मंदिर, दरवाजा इन्होंने ही बनाया था। रामदेवरा जैसलमेर और गोगामेड़ी हनुमानगढ़, तीनों मंदिरों को
वर्तमान, यानी आज हम जैसा मंदिर देख रहे हैं ना वो इन्होंने ही बनाए थे। तीनों मंदिरों को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, यानी इनके जो दरवाजे हैं, है ना, ये सारे इन्होंने ही बनाए थे। जितना भी काम करवाया था वो इन्होंने ही करवाया था। गंगा सिंह की एक ऊंटों की सेना थी जिसे गंगा रिसाल कहा जाता था। गंगा सिंह जी की ऊंटों की सेना गंगा रिसाला या गंगा रिसाल कहलाती। ठीक है, याद रह जाएगा। कोई दिक्कत है? रिसाला कर लो, चलो गंगा रिसाला। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, इन्होंने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखवाया था। इन्होंने सिक्के चलवाए थे। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंगा सिंह ने सिक्कों पर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखवाया था। ये हो गए आपके गंगा सिंह पूरे। ये हो गए आपके गंगा सिंह पूरे। क्या बात हुआ राजेश लांबा जी, क्या दिक्कत है? नो सर, क्या किस बात के लिए नो कह रहे हो? इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं शार्दुल सिंह, जो कि अंतिम शासक हैं। ठीक है, 1943 से 1949 तक। शार्दुल 1943 से 1949 तक। ठीक है, ये अंतिम शासक हैं आपके बीकानेर के। और आपको पता है कि भारत आजाद हो गया, एकीकरण हो गया। आजादी के समय राजा थे, सबसे पहले संविधान सभा में भाग लिया और शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर का इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक है, आजादी के समय शासक, आजादी के समय शासक थे ये। संविधान सभा में इन्होंने जो है वो क्या लिया था? भाग लिया था। संविधान सभा में भाग लिया बस। और शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल इन्होंने बनाई। शार्दुल स्कूल बनवाई। ये लो जी, हो गया आपका बीकानेर का कंप्लीट इतिहास। बीकानेर का जो राजवंश है, राठौड़ राजवंश, वो आपका हो चुका है पूर्ण। इसकी पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और कल शुरू करेंगे आमेर का कछुआ वंश। कल शुरू करेंगे आज आमेर का कछुआ वंश। ठीक है, अब देख लो थोड़ा सा, अगर आपके पास सिलेबस है तो निकाल लो। जो बच्चे एसएसटी के हैं उनके तो मात्र 3 टॉपिक बचे हैं एसएसटी में। पृथ्वी की गति, अक्षांश देशांतर बचा है, वायुमंडल संगठन संरचना और वायुमंडलीय संरचना बची है, और महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण ये बचा है। यानी 3 टॉपिक तो बचे हैं एसएसटी के। ठीक है, और बात करते हैं हिस्ट्री में कितने टॉपिक बचे हैं, जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल द्वितीय दोनों में कॉमन है। तो आपका क्या बचा है? देखो, राजस्थान का इतिहास, ये राजवंश पूरा हो जाएगा 2 दिनों में। इसके बाद बचेगा आपका 1857 की क्रांति, राजस्थान का जनजाति किसान आंदोलन 2 टॉपिक, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान एकीकरण, यानी 3 और 2 5 टॉपिक तो बचेंगे इतिहास के। और ये 5 टॉपिक तो 5 दिन के, 5 दिनों में ही हो जाएंगे। बस थोड़ा सा समय प्रजामंडल में ही लगेगा। इसके अलावा आपका जो कला संस्कृति है उसमें कितने टॉपिक बचे हैं? राजस्थान के किले,
स्मारक, बावड़ी और हवेली बची है। और बची है आपकी राजस्थान की परंपरा विरासत, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। प्रमुख संत आज करवा देंगे, और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल मैंने आपको करवा दिए हैं। तो लगभग जो है देखो कितने टॉपिक हो गए। एक तो हो गया किले, एक स्मारक, एक बावड़ी, एक हवेली, 5 टॉपिक 5 दिन के। और इसके बाद एक दिन का सांस्कृतिक परंपरा विरासत 6, एक दिन का धार्मिक आंदोलन, लोक देवता 7। 6 टॉपिक बचे हैं कला संस्कृति के, और 5 टॉपिक बचे हैं आपके हिस्ट्री के। तो ये भी आपके बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे इसी महीने में, ठीक है। अभी 10 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन में ये सारे काम आपको करवा देंगे, और आपका जो है वो पूरा रीट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एसएसटी का सेकंड ग्रेड का सिलेबस हम नहीं करवा रहे हैं, सेकंड ग्रेड का नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। और किसका जन्मदिन था, 1 मिनट रुको, कमेंट दिखा था ना मुझे एक बार। सीमा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्मदिन जब आप मनाओ तो आप एक गवर्नमेंट टीचर हो, और आप अगली दीपावली मनाओ तब एक गवर्नमेंट विद्यालय में आप शिक्षक बन के पढ़ा रहे हो, और आपके पास बहुत सारे पैसे हो, और आप खुशियां मनाते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। आपको जन्मदिन की ढेरों ढेर बधाइयां, शुभकामनाएं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। 12 बजे आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लेकिन आपसे छोटी सी शिकायत है सब बच्चों से कि आप थोड़ा सा सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारा थोड़ा सा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आप शेयर कर देते हैं, थोड़ा सा आप अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस परिवार को अपना परिवार समझते हुए आप थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं हमारा, चाहे तो, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, प्लस उनको बता सकते हैं सब्सक्रिप्शन करने के लिए। अभी के